हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ जीएसटी. In first part of GST video, I have discussed with you the meaning of GST in detail and also what is the GST tax rate structure और GST कैसे वर्क करता है, क्या होता है इनपुट GST और आउटपुट GST और क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आज वाली वीडियो आपको समझने में आसानी हो. आज मैं जो डिस्कस करूँगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी या फिर फीचर्स ऑफ जीएसटी एंड एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी एंड ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होने चाहिए जीएसटी की एंट्रीज को पास करने से पहले या समझने से पहले. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को. सबसे पहले है करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ जीएसटी, जो कि मीनिंग में से ही निकल कर आते हैं और हम उन्हीं पॉइंट्स को जो कि मीनिंग में डिस्कस हुए होते हैं उनको हम और डिटेल में या इलेबोरेटली समझते हैं फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स के अंडर. सबसे पहले है जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स. कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब यही होता है जब वो काफ़ी चीज़ों को कवर कर ले. ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी ने नियर अबाउट 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइप्स को कवर किया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लगाती थी. और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कौन कौन से टैक्सेस जो है वो रिप्लेस हुए हैं. उसके बाद इट इज़ कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. सो जो टैक्स पेयर बेसिकली जो सेलर रजिस्टर्ड होगा वही जीएसटी कलेक्ट कर सकता है क्योंकि उसने आगे इसको डिपॉजिट कराना होता है गवर्नमेंट को. नेक्स्ट इज इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स. वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे टैक्स भी ऐड होता चला गया. तो ये भी मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में पूरा मैकेनिज्म बताया था दैट हाउ जीएसटी वर्क्स, तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हाउ इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती गई प्रोडक्ट की होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया और बाद में कंज्यूमर के पास गया या फिर और भी बीच में पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं. तो उन पार्टीज़ ने क्या किया, जो उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया था परचेजेस के टाइम वो उन्होंने सेट ऑफ कर लिया आउटपुट टैक्स में से. तो बेसिकली जितनी वैल्यू उसने ऐड की, ठीक है, गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए वही टैक्स सेट ऑफ नहीं हो पाया. ठीक है, इसी वजह से इसको वैल्यू एडिड टैक्स भी बोलते हैं. उसके बाद इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जब तक एक प्रोडक्ट अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता या फिर जब तक वो वहाँ नहीं पहुंच जाता जहाँ पे उस प्रोडक्ट ने कंज्यूम होना है तब तक टैक्स लगता रहेगा. और जब वो प्रोडक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा या कंज्यूम कर लिया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा तब वो दोबारा बिकेगा नहीं, तो फिर टैक्स भी नहीं लगेगा. इट्स वेरी ऑब्वियस. उसके बाद इट इज़ अ सप्लाई बेस्ड टैक्स. सप्लाई बेस्ड टैक्स मतलब इट इज़ चार्ज्ड बाय सेलर. ठीक है, परचेजर रजिस्टर्ड है या नहीं इट डजेंट मैटर, क्योंकि चार्ज किसने करना है टैक्स, वो सेलर ने चार्ज करना है. जैसे मान लीजिए हम एज ए कंज्यूमर अगर हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं किसी शॉप पे रिटेलर से तो हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन सेलर रजिस्टर्ड है. परचेज़र रजिस्टर है या नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन सेलर रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसलिए इसको सप्लाई बेस्ड टैक्स कहते हैं क्योंकि जो सेलर है उसी ने ही आगे टैक्स को डिपॉजिट करवाना होता है गवर्नमेंट के पास इनपुट टैक्स को सेट ऑफ करने के बाद. इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज़ अलाउड, इट इज़ एन एसेट. सो जो इनपुट टैक्स होता है जो कि परचेजेस के टाइम पे एक सेलर देता है वो कॉस्ट नहीं होता, वो एक एसेट होता है. क्यों, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट आगे बिकता है तो वो आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस कर लेता है, इसलिए ये एसेट होता है. उसके बाद जीएसटी कलेक्टेड इज़ नॉट इनकम बट अ लाइबिलिटी. तो इसी तरह जब भी कोई सेलर जीएसटी कलेक्ट करता है गुड्स को आगे बेच के तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको इनकम हो गई है. नो, इनफैक्ट इट इज़ अ लाइबिलिटी क्योंकि नाउ दैट सेलर इज़ बाउंड टू पे दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट. अब उसको गवर्नमेंट को ये अमाउंट पे करनी है जो उसने जीएसटी के फॉर्म में कमाई है सेल्स करके. ठीक है, उसके बाद है Unlike earlier indirect tax system, GST does not have cascading effect. Cascading effect क्या होता है? बेसिकली cascading effect होता है टैक्स ऑन टैक्स.
तो पहले क्या होता था, बहुत टाइप के टैक्सेस होते थे और प्रोडक्ट की कॉस्ट इसलिए काफ़ी बढ़ जाती थी क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स लगता चला जाता था और हमें ये भी नहीं पता होता था कि इस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट है और कितना जीएसटी है। लेकिन अब जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी समझा था, हम हमेशा जीएसटी की वैल्यू को स्प्लिट करके लिखते हैं, कभी भी कॉस्ट में ऐड ऑन करके नहीं लिखते, सो दैट जब भी प्रोडक्ट बिकता है तो पता चलता है कि कितना इसमें इसका प्राइस है और कितना इसमें जीएसटी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जीएसटी हमेशा ट्रांसपेरेंटली शो किया जाता है बुक्स में कि कितनी जीएसटी अमाउंट है और कभी भी उसको प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड ऑन करके नहीं लिखा जाता और इनफैक्ट वो एक सेलर वसूल भी लेता है जब वो उस प्रोडक्ट को बेचता है। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। मान लीजिए होलसेलर ने गुड्स को बेचा मैन्युफैक्चरर को। होलसेलर ने एक गुड्स को बेचा जिसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ और 10 रुपीज़ उसने उसके ऊपर चार्ज किया टैक्स। तो जब उसने इसको बेचा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया 110 रुपीज़ और मैन्युफैक्चरर के लिए प्राइस कितना बन गया 110 रुपीज़। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे क्या कर रहा है, टैक्स को ऐड करके प्राइस में फिर उसको देख रहा है कि मुझे एक चीज़ 110 रुपये की पड़ी। उसके बाद जब मैन्युफैक्चरर ने उसी चीज़ को रिटेलर को बेचना चाहा तो उसने भी 10% टैक्स को उसमें जोड़ा जो कि बनता है 11 रुपये 11 रुपीज़। सो 121 रुपीज़ का इसने आगे बेचा किसको, रिटेलर को। सो रिटेलर को वो प्राइस कितने का पड़ा 121 का और जब रिटेलर आगे इसमें 10% टैक्स जोड़ेगा जो कि बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपीज़, तो ये उसको आगे बेचेगा 133 रुपीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं सब पता चल रहा कि कितना टैक्स है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको ये तो टैक्स को लेकर ही अपने प्राइस में इंक्लूड करके उसको देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स, ये देखो इसके ऊपर ये इसमें 121 रुपीज़ में कितनी बार टैक्स जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स ही जुड़ता चला जा रहा है और प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है, अगर आपने वो मैकेनिज्म को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम हमेशा टैक्स की वैल्यू को अलग लिखते हैं और टैक्स को सेट ऑफ कर लेता है उसी टाइम मैन्युफैक्चरर या फिर रिटेलर। ठीक है, इसलिए ये कास्केडिंग इफेक्ट को इग्नोर करता है। So there are some important points which we will discuss one by one. This is we have done so many times. Second point is there are some cases जहाँ पर GST paid cannot be set off against GST collected या फिर इनपुट GST सेट ऑफ नहीं किया जा सकता आउटपुट GST से और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। वहाँ पर जो जीएसटी पे किया होगा उसको हम कॉस्ट ही बोलेंगे परचेज़र की। तो वो कौन कौन से केसेस हैं, फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस या रेस्टोरेंट बिल्स, उसके बाद पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल्स, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़, मतलब आगे बेचने के लिए हमने गुड्स को नहीं परचेज़ किया, कंज्यूम करने के लिए किया है तो वैसे ही नहीं होगा। उसके बाद परचेज़र इज़ अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड डोनेशंस। सो यहाँ पे इन केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो ये जो केसेस हैं यहाँ पर इनपुट जीएसटी रिवर्स कर दिया जाएगा। जैसे कि इनपुट जीएसटी परचेज़ के टाइम पर पे करते हैं हम, ठीक है, इसलिए वो हमेशा होता है डेबिट क्योंकि एक्सपेंस होता है। तो इस केसेस में क्या होगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब ऑपोजिट एंट्री पास होगी। वो कौन कौन से केसेस होंगे, जैसे कि परचेजेस रिटर्न, परचेजेस के टाइम पे जीएसटी पे किया था इनपुट जीएसटी तो वो डेबिट हुआ होगा, अब परचेजेस रिटर्न हो गया वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही गुड्स टेकन बाय प्रॉपराइटर, ड्राइंग्स हुई है गुड्स में तब भी क्रेडिट होगा। गुड्स लॉस्ट हो गए या फिर चोरी हो गए हैं तब भी क्रेडिट देंगे हम इनपुट जीएसटी को। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं या फिर अब वो सेल करने की कंडीशन में नहीं रह गए हैं तब भी हम ऑपोजिट कर देंगे इनपुट जीएसटी मतलब क्रेडिट। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स अगेन, देन गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और चैरिटी। ऐसे ही आउटपुट जीएसटी हमें रिसीव होती है, मतलब सेलर को रिसीव होती है जब वो सेल्स करता है। तो जब वो रिसीव होती है तब हम आउटपुट जीएसटी को हमेशा करते हैं क्रेडिट।
तो बेसिकली लाइक जैसे इनकम रिसीव होती है हम क्रेडिट करते हैं, तो वैसे ही सेल्स में हम हमेशा आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर सेल्स रिटर्न हो गई, मतलब गुड्स को रिटर्न कर दिया गया है, ठीक है, तब क्या होगा, आउटपुट जीएसटी को रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करना है, और बेसिकली हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि जो एंट्रीज को हमने जिस तरीके से पहले रिकॉर्ड किया था, अब जब रिवर्स करना है तो ऑपोजिट, हमने उसको डेबिट है तो क्रेडिट दे देना है, क्रेडिट था तो डेबिट दे देना है। Now next is following goods and services are exempt from levy of GST. इन गुड्स पर GST नहीं लगता है। वैसे हमने 0% वाली टैक्स रेट स्ट्रक्चर में भी कुछ आइटम्स पढ़ी थी। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी आइटम्स है जिस पे GST की एंट्री हमने नहीं पास करनी, वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, तो अगर हम सब गुड्स या सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज गवर्नमेंट को या किसी और कंट्री के एम्बेसीज को, तब भी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स की पेमेंट पर, एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर नो GST, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर नो GST, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर नो GST एंड इंटरेस्ट के ऊपर नो GST. Now we will understand objectives or advantages of GST. First is developing a common national market by having one indirect tax. Earlier there were so many indirect taxes, but now there is only one indirect tax which is GST. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हो रही है, जिससे कि गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो हो रहा है। सेकेंड इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है और कैसे उसकी वजह से गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि कॉस्ट के अंदर हम टैक्स को लगाकर बेचते हैं और आगे जाके पता ही नहीं चलता है कि गुड्स की क्या कॉस्ट थी और कितना टैक्स लग चुका है। इस वजह से क्या होता था, कॉस्ट बढ़ जाती थी गुड्स की। बट नाउ इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि अब हम स्प्लिट करके लिखते हैं वैल्यूज़ को, पता होता है कितना इसमें GST है और कितना इसमें प्राइस है, तो इस वजह से अब गुड्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ अर्लियर देयर वर सो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हर टैक्सेस की हर टाइप के टैक्स की नॉलेज को रखना, फिर वो उसको कैसे लगाना है, उसकी कैलकुलेशन, एक मैनुअल वर्क, वो सब अब ख़त्म हो गया है और अब एक ही तरीके का टैक्स रह गया है। इससे क्या होता है, एक हार्मनी डेवलप होती है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बिजनेस को सेटअप करना और कैरी करना पहले से आसान हो गया है। नाउ सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि ये रेपिटेशन ही पॉइंट, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि अब एक ही तरीके का रह गया है तो सिंप्लीफाई हो गया है उसको समझना और आगे उसकी पेमेंट करना। फिफ्थ इज़ बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। अब टैक्सेस को कंट्रोल करना, उसको एडमिनिस्टर करना भी बहुत इजी हो गया है, क्योंकि अब एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रह गया है जो कि है GST, और ये अकेला ही एक टैक्स रह गया है। इसलिए अब एज अ रिजल्ट टैक्स इवेजन भी रिड्यूस हो गई है टू दी वेरी लार्ज एक्सटेंट, जो कि अर्लियर इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग दी बिजनेसमैन। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब GST के आने की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स इंडिया, सिंपली क्योंकि अब एक ही तरीके का टैक्स रह गया है और स्मूथ हो गया है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होना। तो बहुत तरीके की जो हिंड्रेंसेस या मेजर बैरियर्स है वो अब रिमूव हो गए हैं GST के आने की वजह से। सेवन्थ इज़ अपलिफ्टिंग GDP। अर्लियर क्या था, इंडिया एक कैश इकॉनमी थी, मतलब वो जो कि कैश को ही अच्छे से रिकॉर्ड करना या शो करना, तो उसकी वजह से क्या होता था, GDP को करेक्ट वैल्यूज़ नहीं मिल पाती थी और GDP की जो वैल्यूज़ थी वो कम होती थी। लेकिन अब GST की आने की वजह से बिजनेसेस जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा दे पा रहे हैं GDP को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अब वो कैश इकॉनमी जो है वो इरेडिकेट हो गई है, अब वो ख़त्म हो रही है। तो यही है 8th पॉइंट भी, इरेडिकेटिंग कैश इकॉनमी। सो 8th पॉइंट में भी है इरेडिकेटिंग कैश इकॉनमी। GST के आने की वजह से बिजनेस जो है वो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसको अडेप्ट कर रहे हैं, जिससे कि कैश इकॉनमी को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। सो ये सब थे एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GST। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।